हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपको प्रोनाउन के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, प्रोनाउंस पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं, प्रोनाउन 1 एवं प्रोनाउन 2। प्रोनाउन 1 में मैंने डेफिनेशंस बताएं, कुछ काइंड्स बताएं। इसी तरह से प्रोनाउन 2 में भी मैंने कुछ काइंड्स बताएं। कुछ और भी काइंड्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप तो जानते हैं कि टोटल 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाते हैं। 6 प्रोनाउन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 4 प्रोनाउन और हैं जो हम आज बताएंगे। चलिए देखते हैं उन प्रोनाउंस को। नेक्स्ट नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो बंटवारा का भाव व्यक्त करता है और यही कारण है कि इस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेट अस लर्न विद द एग्जांपल्स। हियर ईच ऑफ द बुक्स इज माइन। इस वाक्य में ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? क्योंकि यह बांट करके बोल रहा है कि पुस्तकों में प्रत्येक मेरी है, एक एक करके बोल रहा है और यही कारण है कि ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से टेक अनदर एग्जांपल। नाइदर ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली। इस वाक्य में नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लू। दोनों में से कोई एक कलम ब्लू है। देखने वाली बात है कि इन वाक्यों में आए इच, नाइदर, आइदर, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। इच का अर्थ होता है प्रत्येक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, आइदर का मतलब होता है दोनों में कोई एक। अब देखने वाली बात यहां पर है कि इच, आइदर, नाइदर तीनों के बाद यहां पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए यहां पर नाउंस का प्रयोग किया गया है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो नाउंस हैं ये भी प्लुरल फॉर्म में हैं, लेकिन इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो सभी सिंगुलर फॉर्म में हुए हैं, मतलब सिंगुलर हुए हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां इस वाक्य में देखा जाए तो यहां पर आइदर मेन सब्जेक्ट है और आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तो आइदर के अनुसार से यहां इज का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी तरह से नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं और नाइदर के अनुसार से यहां पर इज का प्रयोग हुआ है क्योंकि नाइदर सिंगुलर होने का बोध कराता है। ईच ऑफ द बुक्स, यहां पुस्तकों में प्रत्येक मतलब एक एक करके बोला जा रहा है और यही कारण है कि इच के अनुसार से यहां पर इज का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपने इन सारी बातों को समझ लिया। चलिए मैं आपको अगला प्रोनाउन बताता हूं। ये 8वां नंबर प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ होता है आपसी संबंध बताने वाला सर्वनाम। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो आपसी संबंध को बताता है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत मात्र 2 प्रोनाउन ही आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राज एंड पंकज लव ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, यहां इच अदर का प्रयोग किया गया है। इच अदर ही इस वाक्य में रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे को। और एक चीज का ध्यान रखिए, राज एंड पंकज 2 आदमियों की चर्चा है, इसीलिए यहां पर इच अदर का प्रयोग हुआ है एक दूसरे के सेंस में। लेकिन अगर 2 से अधिक की चर्चा हो तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। टेक एग्जांपल। राज, Pankaj and Manish
लव वन अनदर। इस वाक्य में वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वन अनदर का अर्थ है एक दूसरे को। ध्यान रखिएगा, ईच अदर का भी अर्थ होता है एक दूसरे को, वन अनदर का भी अर्थ होता है एक दूसरे को। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में यही फर्क है कि ईच अदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो व्यक्तियों की चर्चा हो, लेकिन वन अनदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो से अधिक व्यक्तियों की चर्चा हो। इसीलिए यहां पर वन अनदर का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी अच्छी तरह से जान लिया है। चलिए अब मैं आपको अगला प्रोनाउन बताता हूं। एक अगला प्रोनाउन है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए, पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार बताने वाला सर्वनाम, स्वामित्व बताने वाला सर्वनाम। यह एक ऐसा सर्वनाम है जो स्वामित्व का बोध कराता है, अधिकार का बोध कराता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस पेन इज माइन। इस वाक्य में माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है। माइन का मतलब है मेरा। यह कलम मेरी है। यहां पर माइन का अर्थ हो गया मेरी, और इस तरह से माइन अधिकार व्यक्त करने का भाव व्यक्त करा रहा है। इसीलिए इस वाक्य में माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है। टेक अनदर एग्जांपल। इंडिया इज आवर्स। इस वाक्य में आवर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस फ्रॉक इज हर्स। इस वाक्य में हर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, माइन, आवर्स, हर्स, डियर्स, हिज, ये सभी पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी वाक्यों में अधिकार बताने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अब चलिए मैं एक लास्ट प्रोनाउन बताता हूं जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए सीखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन यह एक ऐसा सर्वनाम है जो वाक्यों में ग्रामेटिकल रिलेशन को व्यक्त करता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। द बॉय who is there is honest। इसका अर्थ है वह लड़का जो वहां है ईमानदार है। इस वाक्य में हु का अर्थ है जो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, हु का प्रयोग कौन भी होता है। कौन, कौन के अर्थ में भी हु का प्रयोग होता है। अगर हु का प्रयोग कौन के अर्थ में हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। टेक एग्जाम्पल। हु इज योर फ्रेंड। यहां हु का अर्थ है कौन। कौन तुम्हारा दोस्त है। यहां जो हु है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस वाक्य में जो हु है, ये हु इसका अर्थ है जो, और यह जो हु है यह हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे? यह दो वाक्यों को रिलेट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। यहां दो वाक्य कौन कौन है? द बॉय इज देयर एंड ही इज ऑनेस्ट। लड़का वहां है, वह ईमानदार है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहां पर हु का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि हु रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। हु का प्रयोग जब जो के सेंस में किया जाए तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन हु का प्रयोग जब हम प्रश्न पूछने के लिए करें तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल हियर। एक और एग्जांपल यहां पर समझते हैं। द पेन
which is there is costly। इस वाक्य को देखिए, वह कलम जो वहां है कीमती है। यहां पर which के बारे में सोचिए, यहां which का अर्थ है जो, और ध्यान रखने की बात है which का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है, जैसे which is your pen, कौन आपकी कलम है। यहां पर which, कौन सी, इस सेंस में यहां which का प्रयोग किया गया। ये जो which है ये प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए which इस वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहां which का अर्थ है जो, ये वाक्यों को रिलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, और यही कारण है कि यहां जो which है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। चलिए इस बात को एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। He that is down needs fear no fall। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य का अर्थ है वह व्यक्ति जो गिरा हुआ है उसे गिरने का भय नहीं होता। यहां जो दैट का प्रयोग किया गया है यह ही के लिए किया गया है, और यहां जो दैट है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। ध्यान रखने की बात है। एक और सेंटेंस देखिए, यहां दैट इज अ पेन, वह कलम है। यहां जो दैट है यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया है, इशारा करने के लिए किया गया है कि दैट इज अ पेन। तो इस वाक्य में यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहां जो दैट है यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर जो दैट है यह रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक सोचने वाली बात है कि यहां ही के बाद हु होना चाहिए कि दैट होना चाहिए। फ्रेंड्स, नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद हु भी होता है और कभी कभी दैट भी होता है। फ्रेंड्स, जब मैं आपको यूज ऑफ प्रोनाउंस बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कहां पर नाउन के बाद दैट देना है, कहां पर विच देना है, कहां पर हु देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को सीख लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।